नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है अन्याय। बहू, इतना बड़ा अन्याय मत करो। यह बेचारी अकेली कैसे रहेगी? अभी तो उसकी माँ मरी है। कुछ दिन तो उसके साथ रह लो इस घर में। मैं पूरे दिन बाहर काम करूंगा। कुछ तो सोचो बेटा। तुम तो समझने की कोशिश करो। अकेली जवान बहन को ऐसे घर में अकेले छोड़ तुम लोग अपनी पत्नी को लेकर चले जाओगे। बहू बेचारी अकेली कैसी रहेगी इस घर में? कुछ दिन तो बारी बारी से रुक जाओ तुम लोग। मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा, फिर चले जाना तुम लोग। मेरा क्या है, मैं तो अकेले भी रह लूंगा। दोनों बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़ के गिरा पड़े दीनानाथ जी। नहीं पापा जी, मेरा तो मुश्किल है, क्योंकि इनका तो ऑफिस है, ऊपर से बच्चे की पढ़ाई, उसका भी नुकसान होगा, इसलिए मैं तो नहीं रख पाऊंगी। हाँ, छोटी अगर चाहे तो रुक सकती है, उसका तो कोई बच्चा नहीं है। अरे वाह दीदी, ऐसे कैसे कह दिया आपने? बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पति तो है ना, वो भी तो ऑफिस जाते हैं, उनको भी तो चाय नाश्ता पानी खाना करना होता है। अब क्या ऑफिस से आके खुद का खाना खुद बनाएंगे, खाना और कपड़े धोएंगे, साफ सफाई करेंगे? नहीं बाबा, इन्हें तो खाना ही बनाने नहीं आता, भूखे रह जाएंगे। मैं नहीं छोड़ सकती। दोनों यही बहुएं आपस में लड़ पड़ी। दीनानाथ जी आशा भरी नजरों से अपने बेटे की ओर देखते हैं, लेकिन बहुओं के साथ साथ दोनों बेटे भी आपस में बहस होने लगी। लड़ाई बढ़ गई, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हुआ निकला। अंत में बड़े बेटे राजेश ने कहा, एक काम करते हैं, सारी प्रॉब्लम प्रिया को लेकर ही हो रहा है, तो हम प्रिया को अपने साथ लेकर चलते हैं। तब तक पापा जल्दी से जल्दी उनके लिए लड़का ढूंढ कर शादी तय कर लेते हैं। क्यों पापा, ठीक कहा ना? प्रिया वही खड़ी रोने लगी। वह अपने पापा को बड़ी ही आशा भरी नजर से देखती है कि पापा मना कर दे, मैं नहीं जाने वाली इन लोगों के साथ। दीनानाथ जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो चुप कर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। बेटे और बहू भी अपने अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया अकेली खड़ी रोने लगती है। एक तो उसकी माँ चली गई है, माँ के जाते ही भाई भाभीओं ने भी अपना रंग दिखा दिया। रोते हुए प्रिया पापा के कमरे की ओर गई। दीनानाथ जी सर पकड़कर बैठे थे, आंखों में आंसू थे। प्रिया को देख बोले, क्या हुआ बेटा? ना तो सोने नहीं गई? पापा मैं नहीं जाऊंगी। पापा आप प्लीज मना कर दो ना, मैं उन लोगों के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। भाभिया तो दूसरे घर से आई है, लेकिन भैया का रवैया भी तो देखा है ना आपने। जब वो आपके ना हुए तो भला मेरा क्या होगा? माँ के जाने का गम उनके चेहरे पे जरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नहीं रह सकती पापा, प्लीज मुझे मत जाने दो। आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। छोटी बच्ची नहीं हूँ, रह लूंगी मैं। बेटी की समझदारी भरी बातें सुन रोने लगे दीनानाथ जी। उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जब जाओ बेफिक्र होकर सो जाओ। प्रिया चली जाती है। अगले दिन सुबह ही दोनों बेटे बहू अपने सामान ले जाने की लगे। दीनानाथ जी चुपचाप बैठे बेटे और बहू को जाते हुए देख रहे थे। तभी राजेश ने कहा, अरे प्रिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? बोला था ना तुम्हें सुबह से 7 बजे ही निकलना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जाओ जल्दी से तैयार हो। प्रिया पापा की ओर देखने लगी। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं प्रिया कहीं नहीं जाएगी, तुम लोग जाओ। हाँ तो ठीक है ना पापा जी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हमने तो भाई बोल दिया था प्रिया चल पड़ेगी, फिर आप टेंशन फ्री रहोगे, होकर आराम से रहोगे। अब नहीं भेजना चाहते हो तो आपकी मर्जी, चलो हो जी, हमारा तो ट्रेन का टाइम हो रहा है। कहते हुए बड़ी बहू सबको लेकर चली गई। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू निकल गए। बच्चों को जाते हुए देखते रहे। एक बार फिर पलटकर उनके बेटों ने उन्हें देखा तक नहीं। प्रिया पापा के साथ अकेली रह जाती है। दीनानाथ जी बेटी को अकेला घर में छोड़ ऑफिस भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी छुट्टियां बढ़ाते जा रहे थे। पूरा घर अकेले खाने को दौड़ता था। माँ के जाने के बाद प्रिया भी काफी गुमसुम सी हो गई थी। बस दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 2 दिन बाद ही गांव की एक काकी प्रिया से मिलने आई। काकी बहुत ही अच्छी थी, वो अक्सर ही प्रिया से मिलने आया करती थी। माँ के जाने के बाद एक काकी ही थी जिन्हें प्रिया
अपना सुख दुख बताती थी। काकी जी ने दीनानाथ जी को समझाते हुए कहा, बेटा तो कब तक तू जानकी के जाने का दुख मनाता रहेगा? अगर तुम ही अपने आप को कमजोर कर लेगा तो प्रिया का क्या हाल होगा? उसके बारे में भी तो सोच। काकी उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ, तभी तो कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अकेले छोड़ कैसे जाऊँ? बहू बेटे की तो हालत सुन ही चुकी हो आप। अरे मैं तो हूँ ना, जो नहीं है उनके लिए क्यों रो रहा है? मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी प्रिया को, मैं रहूंगी उनके साथ। तो प्रिया की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। तू कल से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दे और आगे की सोचो। मैं पूरे दिन प्रिया को अपने पास रखूंगी। काकी की बात सुन दीनानाथ जी कुछ सोचते हुए अगले दिन से ऑफिस जाने लगे। काकी पूरी तरह से प्रिया का ध्यान रखती थी। दीनानाथ जी के जाने के बाद वह जाकर खुद ही पूरे दिन प्रिया के साथ ही रहती थी, जब तक कि दीनानाथ जी वापस ना आ जाते थे। दीनानाथ जी ऑफिस में अपनी जान पहचान वालों से सबसे प्रिया के लिए लड़का देखने के लिए बोल दिए। उन्हें एक लड़का मिल भी गया था, तो कहीं दूसरे शहर का था, लेकिन यहाँ पे किराए का मकान लेकर नौकरी करता था। अच्छी खासी तनख्वाह भी थी उनकी। दीनानाथ जी को गौरव पसंद आ गया। बातचीत करके उन्होंने गौरव की शादी अपनी बेटी प्रिया से तय कर दी। आज जानकी जी को मरे हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। 6 महीने में रिया जी पूरी तरह से पत्थर बन चुके थे और बेटे बहुए ने जाने के बाद ना एक बार भी पलटकर वापस घर आए और ना ही कभी फोन पे हाल चाल भी लेते हैं। यहाँ तक कि प्रिया की शादी की भी चिंता उन्हें नहीं थी। दीनानाथ जी ने एक दो बार तो फोन किया भी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, यह कहते हुए कि ऑफिस के काम में बिजी है। प्रिया की शादी तय हो गई थी। दीनानाथ जी ने जानबूझकर दोनों बेटों के शादी के बारे में नहीं बताया। जब शादी को 4 दिन रह गए तो उन्होंने व्हाट्सएप पे शादी के कार्ड के साथ मैसेज डाल दिए कि अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो शादी में आ जाना। जबरदस्ती छुट्टी लेकर आने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सब कुछ अकेले कर लिया है, वैसे मैं एक मुंह बोला भाई भी देख लूंगा। मैसेज पढ़ते ही दोनों बेटे अगले ही दिन घर आ जाते हैं और आते ही अपने पापा दीनानाथ पे पहाड़ी बारी से बरस पड़ते हैं। पापा, यह क्या तरीका है? ये क्या मैसेज छोड़ा है हमने? हम पराए थे, शादी के 2 दिन रह गए हैं, आपने हमें मैसेज किया। हाँ तो क्या करता? कौन सा फर्ज निभाया है तुम लोगों ने बेटा होने का? किस हक से तुम लोगों को बुलाता? तुम्हारी माँ के जाने के बाद एक बार भी तुम दोनों ने पलट के अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश भी की है? वह जिंदा है या फिर मर गया? यहाँ तक कि एक बहन थी, उसके बारे में तुम लोगों ने पूछा नहीं कि कौन से फर्ज की बात कर रहे हो? बहन की शादी में आए हो, घर की शादी है और घर की बहुएं ही नहीं आई है। अपनी अपनी पत्नियां को छोड़कर कौन सी जिम्मेदारी निभाने आए हो तुम लोग? फिलहाल तो दीनानाथ जी ने प्रिया की शादी अपने बलबूते पे की। एक भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटों को नहीं दी। शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। प्रिया अपने ससुराल चली गई। शादी के अगले दिन ही दोनों बेटों ने अपने पापा दीनानाथ जी से कहा, पापा अब तो प्रिया भी चली गई, हम यहाँ रहते भी नहीं है, हमारा खुद का घर तो हो गया है, तो इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहोगे? या तो अब यह घर सब कुछ बेचकर हमारे साथ चलो, या फिर इस घर को किराए पे उठा देते हैं। बेटे की बात सुन दीनानाथ जी चीख पड़े। शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने घर बेचने की बात कैसे की? इस घर को तुम्हारी माँ ने कितनी सहेज से बनाया था। ये मेरे खून पसीने की कमाई से बना है। तुम्हारी माँ का सपना है यह। जरा भी संकोच नहीं हुआ यह बोलते हुए कि यह घर बेच दो। तुम लोगों को मेरी और इस घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ। मैं खुद को और अपने घर को अच्छी तरह से संभाल कर सकता हूँ। दीनानाथ जी की बात सुन दोनों बेटे उल्टा दीनानाथ जी के ऊपर ही गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब दीनानाथ जी बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। अब तक तो प्रिया ही उनकी सहारा थी, अब तो बिल्कुल घर पे उन्हें काटने को डरता था। काकी कभी कभी ही दीनानाथ जी का हाल चाल लेने आ जाती थी। प्रिया के जाने के बाद उनका भी आना जाना पहले से कम हो गया था। एक दिन दीनानाथ जी ने
काकी से कहा, काकी अब घर में रहना मुश्किल है, घर काटने को डरता है। बेटे ने तो कह दिया कि घर बेच के उनके साथ रह ले या घर को किराए पे चढ़ा दे। उनके साथ तो मैं रहने वाला नहीं हूँ, सोच रहा हूँ किराए पे ही दे दूँ। लेकिन किराए पे जाने कैसा मिलेगा, खाने पाने वाला मिल गया तो उसे निकालना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीनानाथ जी की बात सुन काकी ने कुछ सोचते हुए कहा, दीनानाथ बेटा बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जब मुझे तुझे घर किराए पे देना ही है तो अपनी बेटी के ही दे दो। वो भी तो इसी शहर में किराए पे ही रह रहा है, कम से कम इसी बहाने तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और 2 टाइम की रोटी भी ढंग से मिलती रहेगी। काकी की बात सुनते ही जाने दीना जी के दिमाग में क्या आया, उनके चेहरे पे एक चमक आ गई। सच काकी, आपको पता नहीं है आपने क्या कहा है, आपने तो जैसे मेरी सारी खुशियां ही लौटा दी है। काकी, बेटी को किराए पे क्यों, उसका ही तो घर है, तो यहाँ भी रह सकती है। इतना बड़ा खाली घर पड़ा हुआ है और वह किराए पे रह रही है। आपको बिल्कुल आपने सही कहा। आज ही मैं प्रिया को बोलता हूँ। बड़ी खुशी मन से दीनानाथ जी ने प्रिया को यहाँ पे आकर रहने के लिए कहा। पहले तो प्रिया ने मना किया, फिर दीनानाथ जी की हालत देख, उनकी बातें सुन पति के साथ वहीं पे आकर रहने लगी। अब दीनानाथ जी का दिन आराम से निकल रहा था। घर में बेटी दामाद भी थे, थोड़ी सी चहल पहल थी। तभी अचानक एक दिन बेटा राजेश का फोन आता है और वो गुस्सा होते हुए दीनानाथ जी से बोल रहा था, पापा आपने किससे पूछकर प्रिया को इस घर में रखा है? अगर ऐसे ही साल 2 साल वह दोनों यहाँ पे रह गए तो उसका पति तो अपना हक जमाने लगेगा ना। ये क्या तरीका है? आप उन दोनों को बोल दीजिए अपना अलग से कहीं लेकर रहने के लिए। आपको किराएदार कोई और नहीं मिला जो बेटी दामाद को लाकर बैठा दिए? राजेश की बातें सुन दीनानाथ जी गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खून का घूंट पीते हुए उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप से फोन कर दिया। बार बार बेटे का फोन आता जा रहा था, कभी छोटे बेटे का तो कभी बड़े बेटे का, कभी दोनों बहुओं का। बहू भी इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी कि लगता ही नहीं है कि वो अपने ससुर से बातें कर रही हो। जब बेटे और बहू के कहने के बाद भी दीनानाथ जी ने प्रिया को अलग नहीं रहने दिया तो दोनों बेटे और दोनों बहुए खुद ही आ गए। बड़ी बहू दीनानाथ जी से कहने लगी, पापा जी उम्र के साथ साथ दिमाग भी घुटने में जा रहा है क्या? कितनी बार आपको बोला है कि ऐसी हरकतें मत किया करिए जो भविष्य में जाकर तकलीफ दे। प्रिया को हम जानते हैं, लेकिन उसका पति अगर हक जमाने लगेगा तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए पापा जी, हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। छोटी बहू भी बोल पड़ी बीच में, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए ताकि हम अपने हिसाब से उसे बेचे या फिर किराए पर दे। कम से कम हमारा तो रहेगा, उसे खोने का डर तो नहीं बना रहेगा। हाँ पापा, छोटी सही कह रही है, आप हमें हमारा हिस्सा दे दो। हम एक्चुअली में यहाँ पे अपना हिस्सा लेने ही आए हैं। बहू की बात सुन दीनानाथ जी ने बेटे की ओर देखा। प्रिया भी वहां पे आकर खड़ी हो गई थी। प्रिया के पति ऑफिस गए हुए थे। दीनानाथ जी ने बेटे से पूछा, राजेश, रमेश, यह बहुएं जो कह रही तुम लोगों भी वही चाहते हो? तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा चाहिए? हाँ पापा, फालतू में झंझट मारने से अच्छा है कि हम अपना सारा कुछ समेट ही ले तो सही है। वैसे भी आज नहीं तो कल यह सारा कुछ तो हमारे ही नाम करने वाले हैं। आपको इससे अच्छा है कि अभी कर दीजिए। छोटे बेटे ने भी बड़े के हाँ में हाँ मिलाया। अच्छा तो फिर तुम लोग भी इसी घर को बेचोगे? पापा, वो तो हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि फिलहाल तो आप बस बंटवारा कर दीजिए। तुरंत ही राजेश बोल पड़ा, ठीक है देखता हूँ। कहते हुए दीनानाथ जी उठकर अपने कमरे में चले गए और जानकी के फोटे के आगे रोते हुए कहने लगे, देखा जानकी, देखा हमारे बच्चे कैसे बातें कर रहे हैं। तुम्हारे सपने घर को बेचने की बातें कर रहे हैं। उस घर को जिस घर में बनाने में मैंने अपने पूरी जीवन की खून पसीने की कमाई लगा दी। तुमने इस घर को बचाने के लिए कितनी तपस्या की थी। आज इस घर की कीमत तुम्हारे बच्चों की नजर में कुछ भी नहीं है।
तभी पीछे से प्रिया भी आती है। पापा के कंधे पे हाथ रखकर रोते हुए कहती है, पापा आप प्लीज मत रोइए। आप उन लोगों को जो भी चाहिए दे दीजिए। उनसे लड़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको गौरव को बोलकर कहीं दूसरी जगह किराए पर घर देख लेती हूँ। आप हमारे साथ रह लेना। पापा कम से कम इस जंजाल से दूर तो रहेंगे आप। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हारे बाप के कंधे में भी इतनी ताकत है कि वो अपने लिए खड़ा हो सके। मैं खुद पूरे परिवार को पालने की ताकत रखता हूँ। तुम चिंता ना करो। और तुम्हें कहीं भी किराए पर घर लेने की जरूरत भी नहीं है। जो लोग कल देखा जाएगा। अभी जाकर सो जाओ, रात काफी हो गई है। पूरी रात दीनानाथ जी सोते नहीं। उनके मन में उथल पुथल मचे हुए थे। हजारों सवाल थे जिसके जवाब ढूंढने थे। आखिरकार बेटे की हालत, बहू की बातों याद करके दीनानाथ जी ने अपना फैसला ले ही लिया। और अगले ही दिन सुबह ही सुबह ही वकील को बुलाते हैं। वकील को देख दोनों बेटे बहुएं भी आ जाती है। दोनों ही बहुत ही खुश थी। आज उन्हें उनका हिस्सा जो मिलने वाला था। बेटे भी 2 दिन के बाद जाने का टिकट करने के चक्कर में था। दीननाथ जी ने वकील से कहा, वकील साहब मेरी पूरी प्रॉपर्टी के कागज आपके पास है। ये मेरे 2 बेटे हैं। आप मेरे पूरे प्रॉपर्टी को 3 हिस्से में बराबर बराबर बांट दीजिए। और मेरी जितनी भी जमीन है, दुकान है, खेत है, वह सब 3 हिस्से में बांट दीजिए, सिवाय इस घर के। इतना सुनते ही दीनानाथ जी की बहुएं और बेटे हैरान हो जाते हैं। अरे पापा जी, 3 हिस्सा किसके लिए? बोल पड़ी बड़ी बहू, हाँ पापा जी, आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर तीसरा किसके लिए? छोटी बहू ने हाँ में हाँ मिलाया। और क्या पापा, यह क्या आप कह रहे हो? यह तीसरा हिस्सा किसके लिए? आप यह घर घर का बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर इतना बड़ा घर है, इसको ऐसे छोड़ देंगे? दीनानाथ जी ने कहा, तीसरा हिस्सा मेरा है। और रही बात इस घर की, तो यह घर पुश्तैनी तो नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। इसलिए यह घर सिर्फ घर मेरा ही रहेगा। मेरी जितनी पुश्तैनी जमीन है वह सब मैं तुम लोगों का नाम करूंगा। लेकिन मेरा जो खरीदा हुआ है, खुद का अपना बनाया हुआ घर है, यह घर इसमें से मैं टुकड़े नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरी पत्नी के सपनों का घर है। यह तो गलत बात है ना पापा जी? यह तो आप धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। हम तो पंचायत बुलाएंगे इसके लिए। सब चीज में बराबर 2 ही हिस्से होंगे, तीसरा हिस्सा नहीं होगा। तीसरा हिस्सा लेकर ही क्या करोगे आप? मुश्किल से तो 2-4 साल ही तो आप रहेंगे, फिर आखिर में हमारे पास ही तो आएगा ना। तो इसकी क्या जरूरत है? बहू, चाहे 2 साल रहे, 2 दिन हो या फिर 2 घंटे, तीसरा हिस्सा मैं अपनी बेटी को दूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ससुर जी यानी दीनानाथ जी बोले, और यह घर मेरी पत्नी का सपना था। उस सपनों को मैं उसकी बेटी को ही दूंगा। इसके लिए तुम क्या, तुम्हारी पंचायत मुझे मजबूर नहीं कर सकती। और रही बात पुलिस कोर्ट कचहरी की, तो तुम्हें जो करना है कर लो। कोई भी पुलिस कोर्ट कचहरी जबरदस्ती हिस्सा नहीं दिलवा सकती। जो मिल रहा है चुपचाप से ले लो, नहीं तो यह सब भी मैं प्रिया के नाम कर दूंगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पहली बार दीनानाथ जी का गुस्सा देख उनकी दोनों बहुएं डर गई। बेटे ने कहा, पापा यह ठीक नहीं कर रहे हो आप अपने बच्चे के साथ भेदभाव कर रहे हो। बच्चे कैसे? बच्चे कौन से बच्चे? कौन से बच्चे होने का फर्ज निभाया है तुम लोगों ने? अरे हमने कोई पाप किए थे जो तुम लोगों जैसी औलाद पैदा हुई? माँ के जाने के बाद एक बार ही पलट कर तुम लोगों ने देखा नहीं कि तुम्हारा बाप जिंदा भी है या फिर मर गया? एक जवान बहन घर में पड़ी थी, उसके बारे में भी नहीं सोचा। पिछले 6 महीने से एक फोन तक तुम लोगों ने नहीं किया। और आज जब हिस्सा लेने की बारी आई है, तो तुम सबके पास टाइम हो गया। यहाँ तक कि प्रिया की शादी में तुम्हारी पत्नियां भी नहीं आई थी, और आज हिस्सा लेने देखो कैसे चढ़ के आए हैं। जिस तरीके से मुझसे बातें करती है ना, ऐसे में कोई अपने दुश्मनों से भी बात नहीं करता। खून का रिश्ता होने से सब कुछ नहीं हो जाता। तुम लोगों को जो भी दिया जा रहा है चुपचाप से ले लो, नहीं तो अभी के अभी मैं सारा कुछ प्रिया के नाम कर दूंगा। और इसके लिए मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बताओ लेना है या फिर नहीं?
खत्म करो कहानी यहीं पे। काफी तेज चिल्ला रहे थे दीनानाथ जी। बेटे और बहुओं को लगा कि कहीं सच में ही गुस्से में आकर पापा सारा कुछ प्रिया के नाम ही ना कर दे, इसलिए जो मिला वो लेकर चुपचाप चलते बने। दीनानाथ जी 3 हिस्से कर दिए, घर के टुकड़े नहीं किए। वो सब कुछ उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। बेटे को और दीनानाथ जी के लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने दीनानाथ जी से रिश्ता भी तोड़ लिया था। और वैसे भी दीनानाथ जी खुद उनके रिश्ते तय नहीं रखना चाहते थे। वह अपना घर और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी प्रिया के नाम करके प्रिया के साथ ही अपना दिन काटने लगे थे। बेटे को उन्होंने पूरी तरह से भुला दिया था। अब बेटों को याद भी नहीं करते थे। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।